Okay, now let's start with chapter 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोज। फ्रेंड्स का मतलब हम जानते हैं एंड फोज का मतलब होता है एनिमीज। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हेल्पफुल एंड विच आर हार्मिंग अस। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इनविजिबल टू नेकेड आइज, मतलब हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। वी नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाली माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, रिमेंबर दिस। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं 5 कैटेगरीज में आते हैं: बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोन्स, एल्गी, और इसके अलावा वायरसेस यूनिक होते हैं क्योंकि वो बॉर्डर लाइन में होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में फर्दर समझाएंगे आगे। ये साइंटिस्ट हैं एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल। एंटन वैन ल्यूवेनहॉक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था। और कौन सा सेल ऑब्जर्व किया था? बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया था पॉन्ड वाटर में। ना फर्दर देखते हैं, बैक्टीरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट्स सेल, 2 तरीके के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, पुराने सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, यानी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो न्यूक्लियस स्कैटर्ड रहता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं सारे बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। ठीक है, आगे देखते हैं फर्दर। बैक्टीरिया में यहाँ पे है 2, हमारी बुक में 2 मेंशन्ड है, स्टाफाइलोकोकस, स्टाफाइलोकोकस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कोकस। कोकस अगर वर्ड है, कोकस बैक्टीरिया है तो हमेशा याद रखना वो स्फेरिकल शेप्ड होगा। कोई भी बैक्टीरिया अगर उसमें कोकस है दैट इज स्फेरिकल शेप्ड, क्योंकि कोकस बैक्टीरिया मतलब स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। ना स्टाफाइलोकोकस स्फेरिकल शेप्ड होते हैं और स्किन इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, जैसे कि बॉयल्स, छाले हो जाते हैं शरीर में इस इन्फेक्शन के कारण। ना विब्रियो कॉलेरी क्या करता है? विब्रियो कॉलेरी पहली चीज़, ये कॉलेरा कॉज करता है, इन्फेक्शन, कॉलेरा डिजीज़ कॉज करता है विब्रियो कॉलेरी। एंड सेकेंड, ये कॉमा शेप्ड है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कॉमा शेप्ड है और ये उसकी फ्लैजेला है। ना अब हम आते हैं फर्दर, फंगाई के बारे में थोड़ा जानते हैं। फंगाई जो होता है यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, खाली यूनिसेल्युलर फंजाई में ईस्ट होता है, सारे के सारे फंजाई मल्टी सेल्युलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट विच इज़ यूनिसेल्युलर। ठीक है, फंगाई की जो भी फंगस होती है उसमें सेल वॉल ज़रूर होता है। फंगाई कंटेन सेल वॉल और ये यूकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक था और फंगाई यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोट्स, दे आर यूकैरियोट्स। ना फंगाई के 2 एग्जाम्पल्स हैं बुक में। पहला है ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस। ठीक है, राइजोपस ये पहला एग्जाम्पल है। ये क्या होता है? जब हमारी ब्रेड बहुत दिनों तक बाहर रखी हुई है, ठीक है, सड़ने लगती है तो उसमें कुछ कॉटनी स्ट्रक्चर, हमें कॉटन जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, वो फंगस होती है जिसे हम राइजोपस भी कहते हैं। राइजोपस का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो ये जब सैक फर्स्ट बर्स्ट होता है, जब ये इसमें से स्पोर्स रिलीज होते हैं एयर में, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं। इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोइड्स, जो एंकरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ईस्ट के बारे में जान लेते हैं। ईस्ट जो होते हैं ये ओनली फंगाई विच इज़ यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर फंजाई है, इस तरीके से होता है। 7th क्लास में हमने ईस्ट की रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा था, तो वो ईस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, तो ये हम इसमें छोटे छोटे बर्ड्स भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स क्या है फिर से देखते हैं। प्रोटोजोन्स को हम
ये 3 एग्जाम्पल्स हमारी बुक में हैं। अप्पे याद रख सकते हैं हम, अप्पे। अप्पे यानी अमीबा, पी मीन्स पैरामीशियम। पैरामीशियम की स्पेलिंग बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा। एंड यूग्लिना। ना अमीबा, अमीबा का ये स्ट्रक्चर है। प्लीज़ रिमेंबर, जब आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम होंगे तो स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं और आपको आइडेंटिफाई करने को दे सकते हैं कि आइडेंटिफाई दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नेम इट। ठीक है, 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज आपको बनाने को भी डायग्राम आ सकता है। तो दिस इज़ अमीबा, ये अमीबा है और ये इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। अमीबा के बारे में हम लास्ट क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। नाउ दिस इज़ पैरामीशियम, ये जो इस तरीके के चप्पल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ पैरामीशियम। ये इसके छोटे छोटे जो हेयरी ग्रोथ्स हैं, दीज आर सीलिया। इसमें एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और भी ऑर्गेनील्स होते हैं। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। नाउ यूग्लिना पे हम आते हैं। दिस इज़ यूग्लिना, इसकी एक बड़ी सी फ्लैजेलम होती है। ठीक है, पैरामीशियम में छोटे छोटे सीलिया होते हैं, जबकि यूग्लिना में एक बिग ये होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज़ कॉल्ड फ्लैजेलम, विच हेल्प्स इन देयर मूवमेंट्स। आगे देखते हैं प्रोटोजोन्स। ये यूनिसेल्युलर होते हैं, प्लीज़ रिमेंबर प्रोटोजोन्स आर यूनिसेल्युलर। अगेन ये यूकैरियोटिक होते हैं एंड हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, खुद ये फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ना एल्गी, अब हम लास्ट जो है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, लास्ट जो है हमारा एल्गी है। एल्गी में हम 2 आपके एग्जाम्पल्स है बुक में। क्लोरेला, क्लोरेला जो होता है कुछ इस तरीके के दिखते हैं एंड दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। ये डाइट की तरह, एज अ डाइट सप्लीमेंट, जैसे हम मल्टीविटामिन की टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं, वैसे ही कुछ लोग क्लोरेला आते हैं मार्केट में और उसे कंज्यूम करते हैं एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। ठीक है, और इसके अलावा स्पाइरोगायरा, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। स्पाइरोगायरा फिलामेंट्स की शेप का होता है। एल्गी जो होते हैं आर प्लांट लाइक, एल्गी प्लांट जैसे होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग क्लोरोफिल इन देम। सारे एल्गीज में क्लोरोफिल होता है एंड दे कैन prepare their own food by the process of photosynthesis, hence they are photosynthetic in nature. now देखते हैं, अच्छा लास्ट बचा है वायरसेस के बारे में। वायरसेस हैज़ बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। दे डोंट हैव साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनील्स, उनके पास ना तो साइटोप्लाज्म होता है ना तो ऑर्गेनील्स होते हैं। तो बेसिकली जब वो बाहर रहते हैं, एक लिविंग, इनको वायरसेस को लिविंग होने में एक होस्ट बॉडी चाहिए, एक होस्ट सेल चाहिए जिसके अंदर वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑर्गेनील्स और साइटोप्लाज्म तो है ही नहीं, तो वो अपनी कॉपी तब बनाएंगे जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर होंगे। किसी के अंदर होंगे तो उसकी ऑर्गेनील्स यूज़ करेंगे एंड दे विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। ठीक है, सो दे डोंट हैव साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनील्स, दैट इज़ वाई जब वो आउटसाइड दी होस्ट सेल होते हैं, बाहर होते हैं, तो दे आर नॉन लिविंग। और जब वो होस्ट सेल के अंदर होते हैं तो दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय यूजिंग होस्ट सेल्स ऑर्गेनील्स। ओके, सो इनसाइड लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल को हम होस्ट कहते हैं, उसके अंदर दे मल्टीप्लाई, वो दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड आउटसाइड दे आर नॉन लिविंग। वायरसेस आर ऑन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वायरसेस आर कंसिडर्ड एज बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज दे शो बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, since they are not having cytoplasm and organelles. When they are inside the living cell, they start multiplying, and when they are outside the living cell, they are non-living. ठीक है, ये एक डायग्राम है। आपके वायरसेस के बहुत सारे डायग्राम्स बने हैं बुक में, और एक है इस तरीके का छोटा सा डायग्राम बना है आपकी बुक में। दिस इज बैक्टीरियोफाज, दिस इज बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज होता है, ये एक स्पेशल टाइप का वायरस है विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इसके अंदर डीएनए होता है, इस तरीके का आपका ये बैक्टीरियोफाज का शेप होता है, इसे हम कैप्सिड कहते हैं, और अंदर में डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? एवरीवेयर।
वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि वो हर जगह रह सकते हैं। वो सॉइल में रह सकते हैं, वो एयर में रह सकते हैं, वो वाटर में रह सकते हैं, वो इवन एक्सट्रीम कंडीशंस, डेजर्ट हो गया, लावा हो गया, उसमें रह सकते हैं, आइस में रह सकते हैं, इवन ह्यूमन की बॉडी में रहते हैं। ठीक है। एरोबिक दो तरीके के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एरोब्स कहते हैं उन्हें, यानी वो ऑक्सीजन लेते हैं फॉर respiration, they require oxygen for their respiration, while anaerobic respiration, जबकि जो anaerobes होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो जहाँ पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो आपका है एलिमेंट्री कैनाल। आपका माउथ से लेके आपके रेक्टम तक का जो पूरा पार्ट है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, जो ये एलिमेंट्री कैनाल है उसमें लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ टाइप्स भी आपके डू यू नो में दिए हुए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। एक्सट्रीमोफाइल्स, नाम से ही पता चल रहा है एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीमो मतलब एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। जैसे कि एसिडोफाइल्स, कोई भी एसिड में सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एसिड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एसिडिक पीएच, हमारे स्टमक में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो कुछ एसिडोफाइल्स हम एसिडिक पीएच यानी जो हमारे स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट है उसमें भी सर्वाइव करते हैं। हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद है हाइपर थर्मोफाइल्स। हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, फाइल्स मतलब ऑर्गेनिजम्स, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। कितना हाई टेम्परेचर? इट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ हमारे यूज़ होते हैं? फूड इंडस्ट्री में, सीवेज ट्रीटमेंट में, ह्यूमंस की हेल्प में और इन्वायरमेंट क्लीन करने पे। ये हमको देखना है कैसे। तो सबसे पहले फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं, हम सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करते हैं कि मम्मी जो है दही बनाती हैं। दही कैसे बनाती हैं? दूध लेती हैं हल्का गुनगुना, उसमें परफेक्ट टेम्परेचर है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफेक्टली मल्टीप्लाई कर सके। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और 1 चम्मच दही दूध में डालती है, उस 1 चम्मच दही में होता है लैक्टोबैसिलस विच इज़ एक्चुअली अ बैक्टीरिया जो कि कर्डलिंग में हेल्प करता है। तो और उस दूध को रूम टेम्परेचर पे रख देती है। बैक्टीरिया स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। रिमेंबर, टेम्परेचर मिल्क का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म दूध होगा तो भी दही नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लैक्टोबैसिलस है वो ऑप्टिमम एक परफेक्ट टेम्परेचर पे ही मल्टीप्लाई करेगा। तो जैसे ही मिल्क में कर्ड डाला, उसे रूम टेम्परेचर पे रख दिया, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। और विदिन, ज़्यादा गर्मी है तो 5-6 आवर्स में, और ठंडी है तो 12 आवर्स 18 आवर्स लग जाते हैं और ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है। और क्या करता है ये बैक्टीरिया? दूध में जो एक शुगर पाई जाती है जिसे कहते हैं लैक्टोज शुगर। कौन सा शुगर? लैक्टोज शुगर कहते हैं उसे। वो लैक्टोज शुगर, ये बैक्टीरिया क्या करता है? लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करता है। बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करेगा और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ये लैक्टिक एसिड, जो दही में खटास आती है ना, दैट इज़ एक्चुअली लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और हमारा कर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तो कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, दूसरा चीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस होता है। मतलब ये, इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन करता है और इस दौरान वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा और अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस ईस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो एंजाइम होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए। अब होता क्या है, जो बेकरी इंडस्ट्री है उसमें बेकर क्या लेगा? आटा लेगा, डो, उसमें थोड़ा सा ईस्ट डालेगा और एक डो प्रिपेयर करेगा। डो प्रिपेयर करेगा, उसे थोड़ी देर के लिए रख देता है। उसके कारण क्या है, डो का साइज़
फूल जाता है, आटा थोड़ा फूल जाता है, डो का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, उसे फिर बेकर ब्रेड शेप में डाल के, ब्रेड के मोल्ड में डाल के उसे बेक कर देता है। तो जब हमारी ब्रेड बाहर आएगी तो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम ब्रेड को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उस ब्रेड में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होती है। कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से? जब हमने ईस्ट डाला था आटे में, तो वो जो और उसको स्टैंड कर दिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया था आटे को, तो वो ईस्ट ने धीरे 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 कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना शुरू किया। कार्बोहाइड्रेट वो खाता गया और वो मल्टीप्लाई होता गया और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता गया। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है डो में ट्रैप हो गई और इसी के कारण आती है फ्लफीनेस केक में और आपके ब्रेड में और इडली में ये यूज़ होता है। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस बेकरी इंडस्ट्रीज़ में, इडली बैटर्स में बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा वाइन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। जार में वीट लेंगे, राइस लेंगे, उसमें ईस्ट डाल देंगे और टाइटली जार को पैक कर देंगे। उससे क्या होगा? धीरे धीरे वो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेगा ईस्ट और बहुत सारा ये एनारोबिक प्रोसेस करेगा और अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ये वाइन इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है और बेकरी इंडस्ट्रीज़ में भी ये प्रोसेस यूज़ होता है। फाइनली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज को ट्रीट करने में भी यूज़ किया जाता है। सीवेज को ट्रीट करने में क्यों? एक्चुअल में हम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, जो सीवेज, जो कचरा और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, उसे हम एफ्लुएंट नाम देते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ज़्यादा उसमें डाल देते हैं। इससे क्या होगा? ये सीवेज फटाफट डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। सीवेज की डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाए, इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है बायो ऑगमेंटेशन। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स, जो मैं भूल गई थी, कुछ एंटीबायोटिक्स जो हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, उनका नाम याद रखिएगा। बैक्टीरिया से जो हम क्वेश्चन आ चुका था, इसलिए बैक्टीरिया से कुछ एंटीबायोटिक्स जो हम ऑब्टेन करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, एंड नॉट टू बी यूज विदाउट प्रिस्क्राइबिंग। यही याद रखिएगा, कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हमें एंटीबायोटिक्स नहीं खाने चाहिए। कभी भी बुखार है और हम एंटीबायोटिक्स खा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डोज वो प्रिस्क्राइब करता है, जितने दिन के लिए करता है, वो ही हमको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? नेक्स्ट टाइम बैक्टीरिया और ज़्यादा तेज़ी से फैल जाएगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा एंटीबायोटिक्स के, ठीक है। और हमारे अंदर शरीर में कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, वो भी किल हो जाते हैं अगर हम एक्सट्रीम एंटीबायोटिक्स खाते रहेंगे तो। एंटीबॉडीज़ क्या होता है? एंटीबॉडीज़, हमारी बॉडी में कुछ सोल्जर सेल्स भी होते हैं जिसे कहा जाता है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये जब हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन आता है, एंट्री करता है, तो हमारे जो सोल्जर सेल्स है, जो हमारी WBCs है, वो फाइट करने के लिए प्रोटीन्स रिलीज़ करने लगती है। इन प्रोटीन्स को कुछ सोल्जर सेल्स यानी कुछ WBCs तो डायरेक्टली फाइट करती हैं जर्म से, और कुछ जो WBCs होती है वो प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है। वो प्रोटीन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, इसे कहा जाता है एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन्स हैं जो कि WBCs प्रोड्यूस करती हैं, ये किल करते हैं बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स को। बॉडी हैज़ मेमोरी स्टोर्ड। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल लेते हैं। जब हमारी बॉडी में कोरोना वायरस आता है, मतलब जब पहली बार कोरोना इन्फेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमें रिकवरी होने में, 1 महीना 2 महीना, ठीक है। और फिर हम जब नेक्स्ट टाइम हमें कोरोना हुआ तो हल्की फुल्की सर्दी खांसी हुई, 3-4 दिन में ठीक हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया था तो हमारी WBCs
प्रिपेयर हो रही थी, खुद को प्रिपेयर कर रही थी, उनको पता नहीं था कि किस तरीके से उसे रोका जाए। उस दौरान वो वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। लेकिन जब इस वायरस को किल कर दिया तो उन्होंने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया कि ये एंटीबॉडीज़ इस वायरस के खिलाफ वर्क करेंगी, और नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस एंटर किया बॉडी में तो इनके पास वो मेमोरी स्टोर थी और उन्होंने तुरंत वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ की और उसे किल कर दिया। नेक्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी किल्ड इन फास्टर रेट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा सिंस द मेमोरी स्टोर्ड, वो फास्टर रेट में किल होगा। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट एंड डिस्ट्रॉय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो क्षमता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर जल्दी से स्प्रेड नहीं होने देते, मल्टीप्लाई नहीं होने देते, या रेजिस्ट करते हैं कि वो हमारे अंदर एंट्री ना ले। मतलब हमारी एबिलिटी, क्षमता कि हम बीमारियों से दूर रहें, वो उस क्षमता को कहते हैं इम्यूनिटी। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट और डिस्ट्रॉय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहा जाता है कि जो बूढ़ों की इम्यूनिटी होती है, बूढ़े लोगों की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, और जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो जल्दी बीमार नहीं होते हैं। Ability of an organism to resist and destroy some microorganism with the help of WBCs and antibodies। और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कौन रखता है? हमारे ही WBCs, और जो वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं वो। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है वैक्सीन्स इंजेक्ट करना, ठीक है। वैक्सीनेशन मीन्स वैक्सीन को इंजेक्ट करना। तो ये वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन होते हैं किल्ड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किल्ड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये लेबोरेटरी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार देंगे, उसका डीएनए निकाल लेंगे, या उसको इतना कमज़ोर कर देंगे कि वो मल्टीप्लाई हो ही ना पाए, और फिर इस किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। और फिर क्या है, लेकिन हमारी बॉडी को तो पता नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमार है कि मरा हुआ है, वो तो एंटीबॉडीज़ बनाएगा उसके खिलाफ, फिर एंटीबॉडीज़ बनाएगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, और हमारी बॉडी में उसकी मेमोरी स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब रियल पैथोजन आएगा तो हमारी बॉडी के पास एंटीबॉडीज़ रहेंगी उसे मारने के लिए, तो हम ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। 10 इम्यूनिटी डेवलप। तो वैक्सीनेशन का काम है इम्यूनिटी को डेवलप करना। एक एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1796 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाया था। पोलियो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी। एडवर्ड जेनर की एक कहानी है जो आपकी बुक्स में भी दी है। एडवर्ड जेनर के यहाँ एक दूध वाला आता था। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उनके गांव में हर जगह स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, और स्मॉल पॉक्स के कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे, लेकिन ये दूध वाला हमेशा हेल्दी रहता था और इसका बच्चा भी। तो ये इसे समझ में नहीं आ रहा था इन्हें स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं होता। तो देखा, इसने ऑब्ज़र्व किया एडवर्ड जेनर ने कि इनके शरीर पे छोटे छोटे काउ पॉक्स होते हैं। काउ पॉक्स इतनी भयानक बीमारी नहीं थी, 2-3 दिन में ठीक हो जाते थे। जो छाले आते थे फिर वो थोड़े दिन में 2-3 दिन में ठीक हो जाते थे। तो क्या किया एडवर्ड जेनर ने, इस काउ पॉक्स में से जो पस होता है उसको निकाल के दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट किया, तो उसे भी काउ पॉक्स हुआ, लेकिन वो भी 2-3 दिन में ठीक हो गया। लेकिन फिर उसे कभी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, या हुआ भी तो वो तुरंत ठीक भी हो गया। इस तरीके से एडवर्ड जेनर ने ये डिस्कवरी की वैक्सीनेशन की, कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम दूसरे की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिजीज़ेस को रोकने के लिए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज़ होता है? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दालें होती हैं एक्चुअल में, उनके जो रूट्स होते हैं उनमें रूट के नोड्यूल्स पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये नोड्यूल्स कैसे गुच्छे कैसे बनते हैं? इन्हें बनाते हैं राइजोबियम बैक्टीरियाज, ठीक है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम होता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट्स में फिक्स करते हैं, और फिर ही प्लांट्स इन्हें यूज़ करते हैं। एक्चुअल में प्लांट्स को नाइट्रोजन
ज़रूरी होता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ वो नहीं कर पाते। तो इन बैक्टीरियाज़ की मदद से, राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की मदद से वो नाइट्रेट्स को के फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज़ कर पाते हैं। सिमिलरली साइकस प्लांट है और पैडी प्लांट्स, जो राइस प्लांट्स हैं, उनके रूट्स पे भी साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट मैं ला रही हूँ, तब तक के लिए थैंक यू। चलिए अब देखते हैं इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करता है। तो देखिए डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमंस की एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इनका रोल होता है कि फूड को इजीली डाइजेस्ट किया जा सके और उन्हें अब्जॉर्ब किया जा सके, ताकि वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में मिक्स होके हमारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँचे और एनर्जी हमें फटाफट मिले। लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है बॉवल मूवमेंट को ईजी बनाने के लिए। बॉवल मूवमेंट मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीकस के फॉर्म में बॉडी से बाहर आता है, इसी को कहते हैं बॉवल मूवमेंट। एंटीबायोटिक्स बनाने में, एंटीबायोटिक्स एक केमिकल है जो कि विच इज़ प्रोड्यूस बाय वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स एक केमिकल है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जाता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। प्लीज़ याद रखें एंटीबायोटिक्स, बच्चे एंटीबॉडीज़ और एंटीबायोटिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो टर्म्स याद रखिए कीजिए। ये होता क्या है, मैं फिर इसको समझाती हूँ थ्रू एग्जाम्पल। एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। ये पेनिसिलियम नोटेटम एक केमिकल बनाता है जिसे कहते हैं पेनिसिलिन, विच इज़ एन एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन डिराइव किया जाता है एक बैक्टीरिया को किल करने के लिए जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये क्या करता है, किस तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस को मारता है, क्योंकि इसके पास कोई चाकू तो होता नहीं है। तो ये एक्चुअल में क्या करता है, ये पेनिसिलिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल्स है उसे इतना कमज़ोर कर देता है कि वो बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट दी सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया की सेल का अंदर का कंटेंट है, जैसे ही सेल वॉल बर्स्ट होगा वो ईजिली ख़त्म हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सेल वॉल को, बैक्टीरिया के सेल वॉल को बर्स्ट कर देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया की सेल वॉल के कारण ये बैक्टीरिया जो होता है वो जल्दी मल्टीप्लाई भी होता है और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है। हमारी जो WBCs हैं उसके खिलाफ ज़्यादा कुछ जल्दी कर नहीं पाती क्योंकि सेल वॉल होता है, तो उसका जो ये बैरियर है वो ख़त्म कर देता है पेनिसिलिन, और हमारी WBCs आसानी से काम करने लगती है और उसे ख़त्म कर देती है बैक्टीरिया को। अच्छा, पेनिसिलिन का किसने डिस्कवरी किया था ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट, अब देखिए फर्मेंटेशन क्या होता है। प्लीज़